आज हम मौर्य वंश के बारे में पूरा जानकारी करेंगे, क्योंकि हर्यक वंश मगध का उत्कर्ष में कुछ वंश पढ़ा चुके हैं, जिसका ट्रिक भी दे चुके थे। आज मौर्य वंश के बारे में पूरा जानकारी करेंगे कि मौर्य वंश कहाँ से इसका उत्थान हुआ, कैसे हुआ, मौर्य वंश में कौन पहला शासक हुआ, अंतिम शासक कौन हुआ, इसका क्षेत्रफल कहाँ तक था। क्योंकि एक लड़का ने कॉल किया कि सर बहुत कम पढ़ाते हैं, तो आज पूरा विशेष रूप से मौर्य वंश के बारे में बहुत बड़ा क्लास होने वाला है। तो हम बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहले एक मेगास्थनीज का बुक है जिसका नाम है इंडिका। एक अर्थ चाणक्य का है जिसका किताब का नाम है अर्थशास्त्र। एक सोमदेव की रचना है जिसका नाम है कथा सरित सागर। एक पंतजलि है जिसकी रचना महाभाष्य। यहां से उसके बाद एक है विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। यहां से हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज का जो किताब है इंडिका, यहां से प्राप्त होती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमको प्राप्त होती है। सोमदेव की रचना कथा सरित सागर, यहाँ से हमको पता चलता है। पंतजलि की रचना महाभाष्य, यहाँ से पता चलता है। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, यहाँ से पता चलता है। गला कुछ खराब है इसलिए कल क्लास नहीं ले पाए। यहाँ से पूरा का पूरा जानकारी हमको मौर्य वंश के बारे में प्राप्त होती है। उसके बाद श्रीलंका की किताब है जिसका नाम है दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश। दीपवंश महावंश को जिस प्रकार से भारत में रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है, उसी प्रकार से श्रीलंका में दीपवंश और महावंश को महाकाव्य कहा जाता है। यहाँ से भी हमको मौर्य वंश के बारे में प्राप्त होती है जानकारी। उसके बाद दिव्य बदान से प्राप्त होता है। उसके बाद जैन धर्म का कुछ ग्रंथ है। जैन धर्म के कुछ ग्रंथ में कल्प सूत्र से भी हमको पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। तो ये जानकारी हमको प्राप्त होती है मौर्य वंश के बारे में। जैसे मेगास्थनीज का लिखा पुस्तक इंडिका से, चाणक्य का किताब जो है अर्थशास्त्र से, सोमदेव से कथा सरित सागर से, उसके बाद दिव्य बदान से, महाबोधिवंश से, दीपवंश से, महावंश से। उसके बाद जैन धर्म के कुछ ग्रंथ हैं जैसे कल्प सूत्र से। यहाँ से हमको पूरा प्राप्त होती है जानकारी किसके बारे में? तो मौर्य वंश के बारे में। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मौर्य वंश का नाम को लेकर। मौर्य वंश का नाम का अगर हम बात करेंगे तो एरियन और जस्टिन। एरियन जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, उसके बाद एस्ट्रोबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम को भी लेकर के। एस्ट्रोबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। इसके बारे में पता नहीं चल रहा था, तब जाके सर विलियम जोन्स ने इसके बारे में पता लगाया कि ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कोई और नहीं
ये बात सर विलियम जोन्स ने कहा कि कोई और नहीं बल्कि कौन, चंद्रगुप्त मौर्य है। अब इसके नाम को भी लेकर चर्चा में, जाति को लेकर के, ये किस जाति से हुआ करते थे, तो प्राचीन में 4 जाति हुआ करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण ने इसे शूद्र कहा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने इसे क्षत्रिय कहा है, जबकि रोमिला थापर ने इसे वैश्य कहा है। एक किताब है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की रचना, मुद्रा राक्षस में इसे बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। बिरसल शब्द का मतलब होता है निम्न कुल, याद रखना है। ब्राह्मण इसे शूद्र कहा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने इसे क्षत्रिय कहा है, रोमिला थापर ने इसे वैश्य कहा है, मुद्रा राक्षस में बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब चंद्रगुप्त का कुछ जीवन परिचय जान ले। कहा जाता है चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में इसने गद्दी प्राप्त किया मगध का, धनानंद को हरा करके। इसलिए नंद वंश का अंतिम शासक कौन, धनानंद को ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से गद्दी प्राप्त किया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध का वर्णन एप्टियानस ने किया था। ये 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन एप्टियानस ने किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में 305 ईसा पूर्व में जब युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध को जीत लिया। तब जाके सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री चेलना या हेलना से विवाह कर दिया। चेलना या हेलना या कार्नेलिया से विवाह कर देता है। विवाह के दौरान सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को 4 देश दहेज में देता है। 4 देश दहेज में देता है। सबसे पहली बार दहेज का उल्लेख मिलता है यहीं से, चंद्रगुप्त के बारे में ही। वो 4 देश क्या था, एक हैरात था, मकरान था, काबुल था और कांधार था। ये 4 देश चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में दिया था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि अगर इसका जो है, सेल्यूकस निकेटर उस समय सीरिया का राजा हुआ करते थे, क्योंकि सिकंदर महान की जब मृत्यु हुई तब से सेल्यूकस निकेटर ने सीरिया का राजा हुआ था। याद ये भी रखना है, सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजा था, तो सीरिया का। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त विजय हुआ था। इसी को देखते हुए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री देवी हेलना से विवाह कर देता है। किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और बदले में 4 देश दहेज में देता है, हैरात, मकरान, काबुल और कंधार। चंद्रगुप्त ये सोचा कि कहीं हमारे बारे में उल्टा सीधा अपने किताब में ना लिखवा दे दार्शनिक के द्वारा। इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दे दिया। 500 हाथी उपहार में दे दिया। तब जाके सेल्यूकस निकेटर सोचा, अच्छा दामाद तो बहुत अच्छा मिल गया है। ये भी सोचा ससुर भी अच्छा मिल गया है। तब जाके सेल्यूकस निकेटर ने एक दार्शनिक का मांग किया। वो दार्शनिक कौन था, आगे चलकर बता रहे हैं। वो दार्शनिक कोई और नहीं, मेगास्थनीज था। इसीलिए भारत में पहला यात्री जो है, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज को कहा जाता है। जब ये आया इसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में यही ने सबसे पहली बार ये कहा कि भारतीयों को लिखने के लिए नहीं आता है, भारतीयों को लिखने के लिए
नहीं आता है। ये अपने पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया है कि भारतीयों को लिखने के लिए नहीं आता है। अब आगे बात करते हैं सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 साल का अकाल पड़ गया था। 12 साल का अकाल पड़ गया था। इसी दौरान जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना करके 298 ईसा पूर्व में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। संलेखन विधि जैन धर्म में होता है, जो बिना दाना पानी खाए अपना प्राण को त्याग देना, यानी कष्ट देकर अपने शरीर को त्यागना ही संलेखन विधि कहलाता है। अब इसी के समय में गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त से कहकर एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये भी याद रखना है, सुदर्शन झील का निर्माण किस गवर्नर ने करवाया? तो पुष्यगुप्त ने। किसके शासन काल में हुआ था? कौन करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद ये चंद्रगुप्त का कुछ जानकारी प्राप्त हमको हो गया है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार का, कि ये बिंदुसार किसका बेटा था? एक बात याद रखना है, प्लूटार्क ने ही सबसे पहले ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख का सैनिक लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला था। ये बात कौन बोला? ये बात प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख के सैनिक को लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला था। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है? तो एक बात याद रखना, तमिल ग्रंथ में दक्षिण भारत के बारे में पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तमिल में भी मतलब दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त किया था। वो तमिल ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है अहनानूर और एक का नाम है मुरनानूर। एक का नाम अहनानूर और एक का नाम मुरनानूर। यहाँ से भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। अब हम बात करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठता है। मगध के गद्दी पर बैठता है कौन? बिंदुसार। गद्दी पर जब बैठता है तो बिंदुसार का कुछ नाम है। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त का नाम था एंड्रोकोटस, उसी प्रकार से बिंदुसार का कुछ नाम है। वो नाम है अमित्रोघात, अमित्रोचेडस। अमित्रोघात का मतलब दुश्मनों को नाश करने वाला। भद्रसार, सिंहसेन। अब ये बिंदुसार का कुछ नाम है, अमित्रोघात, अमित्रोचेडस, भद्रसार और सिंहसेन। तो बिंदुसार का अमित्रोघात, अमित्रोचेडस, भद्रसार, सिंहसेन। भद्रसार वायु पुराण में कहा गया है बिंदुसार को, और जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। अब देखना, बिंदुसार के दरबार में 2 दरबारी रहते थे। बिंदुसार के दरबार में 2 दरबारी रहते थे। एक का नाम था तारानाथ और एक का नाम था पिंगलवत्स। ये भविष्यवाणी जादूगर था, भविष्यवाणी वक्ता था पिंगलवत्स। बिंदुसार कुल मिलाकर 101 पुत्र था। बिंदुसार को 101 पुत्र था। 2 दरबारी कवि रहते थे, एक था पिंगलवत्स और एक था तारानाथ। अब देखो, जिस प्रकार बिंदुसार का कुछ संबंध बहुत अच्छा रहा। ये कहीं युद्ध नहीं किया था, थोड़ा सा युद्ध हुआ, इसके बारे में जानकारी रख लें। इसका संबंध सीरिया से भी अच्छा था, मिस्र से भी अच्छा था। मिस्र में उस समय राजा था
द्वितीय, टालमी द्वितीय। और सीरिया का राजा यानी सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का पुत्र हुआ करते थे जिसका नाम था एंटीयोकस, जिसका नाम था एंटीयोकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, सर ने एंटीयोकस को हराया था। एंटीयोकस को जब हराया तो बिंदुसार ने 3 चीज की मांग की। बिंदुसार ने 3 चीज की मांग की। एक था अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक। बिंदुसार जब एंटीयोकस को हराया था तो बिंदुसार ने 3 चीज मांग किया था कि हमको एक सूखे अंजीर दे दो, दूसरा में मीठी मदिरा दे दो और तीसरा दार्शनिक दे दो। तो एंटीयोकस ने अंजीर दे दिया, मीठी मदिरा दे दिया, दार्शनिक नहीं दिया। दार्शनिक के बारे में कहा कि हमारे देश से दार्शनिक किसी और देश में जाएगा वो पाप होता है, गुनाह होता है, इसलिए वो दार्शनिक को नहीं दिया। अब इसका संबंध सीरिया से भी अच्छा हो गया। टालमी मिस्र का जो शासक हुआ करता था, टालमी द्वितीय, इससे भी संबंध अच्छा था। अब देखो इसके बारे में कुछ हम अलग से जानकारी रखते हैं। पिंगल वंश जो था, बिंदुसार के पास कितना पुत्र? 101 पुत्र। अब राजा कौन बनेगा, इस राजा के बारे में कैसे पता चलेगा कि आखिर राजा बनेगा कौन? तो देखो बिंदुसार के बारे में पिंगल वंश से यह भविष्यवाणी करने के लिए आया कि आखिर राजा किसको बनाया जाए। बिंदुसार का सबसे अच्छा पुत्र था सुसीन, सबसे बड़ा पुत्र भी था। कौन? सुसीन। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीन। अब समझ सकते हो कि राजा किसको बनाना चाहेगा? सुसीन को। ये बात आता है पिंगल वंश के बाद। पिंगल वंश से बिंदुसार पूछता है कि हमको राजा बनाना है, हमारा समय सही से नहीं चल रहा, हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तब जाके पिंगल वंश ने एक आयोजन करवाया युद्ध अभ्यास का, सैनिक का। उसमें सब पुत्र को बुलाया सिवाय एक पुत्र को छोड़कर। तब पिंगल वंश ने पूछा बिंदुसार से, तुम्हारे पास कितना पुत्र है? तो बोला 100। तो बोला पता चला कि 101 है। तो बोला एक कोई काम का नहीं है, उसका शरीर ठीक नहीं है, मछली जैसा है, मतलब उसका चेहरा ठीक नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं मानते। तो बोला ठीक है 100 पुत्र को बुलाओ। 100 पुत्र को बुलाया, ढोल पिटवा दिया। आज युद्ध अभ्यास में जो भी सर्वश्रेष्ठ आएगा उसे राजा घोषित कर दिया जाएगा। उसी समय एक कुरूप बच्चा था जिसको ये बिंदुसार नहीं मानता था। इसको भी पता चला कि इसकी माँ ने इसको भेजा कि तुम भी जाओ, तुम्हारे पिताजी अच्छे हैं। बोला नहीं, हमको नहीं देगा भाग लेने के लिए इस युद्ध अभ्यास में। बोला जाओ तो सही। जब ये आने के क्रम में राधा गुप्त मिलता है। राधा गुप्त चाणक्य का उत्तराधिकारी, यानी ये कह सकते हो बिंदुसार के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर राधा गुप्त रहते थे। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य रहते थे, उसी प्रकार से राधा गुप्त रहते थे। जब ये राधा गुप्त ने इससे पूछा कहाँ जा रहे हो? तो बोला मेरे पिताजी युद्ध अभ्यास के लिए बुलाया है, जो सर्वश्रेष्ठ आएगा उसे राजा घोषित करेगा। तो ये अपना हाथी वाला सवार जो था उस पर इनको बैठा लिया। कुरूप व्यक्ति को, जो बच्चा जो था, बैठाने के क्रम में जब ये यहाँ पे आता है कुरूप बच्चा, तो सबका आगमन पैदल होता है और इस बच्चा का आगमन हाथी के सवार पे होता है। अब 101 बालक पहुंच गया युद्ध अभ्यास में। जो भी अच्छा करेगा उसे राजा घोषित करेगा। अब युद्ध अभ्यास जब हुआ तो सर्वश्रेष्ठ यही कुरूप बच्चा आया। आगे चलकर बताएंगे ये कुरूप बच्चा है कौन। अब देखो आगे लंच उंच हुआ। लंच होने के बाद पता चला कि तक्षशिला में विद्रोह हो गया। इसी समय तक्षशिला में जब विद्रोह होता है तो बिंदुसार ने
स्वाभाविक बात है, बिंदुसार सबसे अच्छा पुत्र किसको मानता था? सुसीम को। और सर्व अभी जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन आया था? आया था वही कुरूप बच्चा। अभी नाम नहीं बताएंगे ये कुरूप बच्चा कौन है। तब बिंदुसार ने इस कुरूप बच्चे को तक्षशिला भेज दिया कि जाओ वहां पर जो विद्रोह हो रहा है उस विद्रोह को दबा के आओ। कुरूप बच्चा सोचा एक तो ऐसे नहीं मानते हैं पापा और हमको भेज रहे हैं तक्षशिला। भेज दिया लेकिन हथियार नहीं दिया। बिना हथियार के ये तक्षशिला पहुंचे। देखा वहां ये बचपन में एक कांड कर चुका था। इसको सब अच्छा नहीं कहता था, इसका चेहरा अच्छा नहीं था इसलिए इसको अच्छा नहीं कहता था। इसको एक व्यक्ति ने इसको खराब बात बोल दिया कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम्हारा मुंह कान सही नहीं है ना, बनचौर समझते हैं, बनचौर के जैसे लग रहे हो। तो उस व्यक्ति को इसने टुकड़ा 50 टुकड़ा करके काट दिया था। और ये बात पूरे भारत में फैल गया था कि बिंदुसार का एक पुत्र है और उसको अच्छा नहीं कहने पर उस बच्चे ने एक व्यक्ति को टुकड़ा कर दिया। जब ये तक्षशिला पहुंचता है तो यही बात इसने कहता है डेली कि जो भी मेरे सामने आएगा उसे हम टुकड़ा कर देंगे, जो भी मेरे सामने आएगा उसे हम टुकड़े कर देंगे और बिना हथियार के टुकड़े करेंगे। एक दिन ऐसा ही होता है, ये बिना हथियार के चले आता है तक्षशिला पूरे जनता के समक्ष। जनता भी ने सोचा अरे बाप रे बाप ये तो सही बोला, हम बिना हथियार के टुकड़े कर देंगे। इसी प्रकार से कुरूप बच्चा ने तक्षशिला विद्रोह को दबा दिया। दबाने के बाद तब बिंदुसार ने इस कुरूप बच्चे को बोला कि जाओ तुम उज्जैन का राजा बन जाओ। कहाँ का? उज्जैन का राजा बन जाओ। और राजा मेन रूप से बनाएगा किसको? बिंदुसार, सबसे बड़े पुत्र सुसीम को। अच्छा था, स्मार्ट था, इसीलिए उज्जैन का राजा बन गया ये कुरूप बच्चा। फिर तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला में जब विद्रोह फिर होता है दोबारा, तब सुसीम को भेजता है तक्षशिला। तब सुसीम को भेजता है तक्षशिला। जब तक्षशिला ये जाता है सुसीम को वहां पकड़ लेता है। तब बिंदुसार फिर भेजता है किसको? वही कुरूप बच्चा को कि जाओ उसको छोड़ा के लेकर आओ। इसी बीच में बिंदुसार का तबीयत बहुत खराब हो गया। तब राजा किसको बनाए? तब राधा गुप्त को संदेश भेजवाता है बिंदुसार कि सुसीम को बुलाओ और हम उसे राजा घोषित कर देंगे। राधा गुप्त क्या करता है? यही कुरूप बच्चा को बुलाता है उज्जैन से और सुसीम को नहीं बुलाता है। कुरूप बच्चा जब आता है बिंदुसार के बगल में बैठ जाता है, पैर दबाने लगता है तो देखता है पप्पा आप बुला रहे, तू को सुसीम कहाँ है? तब राधा गुप्त की सहायता से ये कुरूप बच्चा शासक बनता है। अगला शासक तो कहा जाता है कि जब राधा गुप्त ने बिंदुसार को समझाया कि ठीक है अगर सुसीम आ जाएगा इसको राजा नहीं बना के राजा हम सुसीम को बना देंगे। ये क्या किया? तलवार पे मुटुक उठाया और गद्दी पर बैठ गया। इसी हार्ट अटैक से बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाता है। जब 273 ईसा पूर्व में हो जाता है तब वो इसी बच्चा का नाम पड़ता है। देखो सबसे पहली बात, जब ये गद्दी पर बैठता है सुसीम को पता चलता है। जब ये कुरूप बच्चा गद्दी पर बैठता है तो 2 दरबार रहता है। उसको जब पता चलता है कि वही कुरूप बच्चा शासक बन गया है तो वो दौरे आता है। यहां पर रहता है राधा गुप्त और यहां पर आता है वही कुरूप बच्चा। राधा गुप्त यहाँ पर, ये कुरूप बच्चा ने यहाँ क्या किया? गड्ढा खोदवा दिया। जब ये सुसीम ये बोला या तो इधर से आएगा सुसीम या तो इधर से आएगा, इसलिए इस दरबार में इस दरवाजा पर तुम रहो
और इस दरवाजा पर हम रहेंगे। इधर क्या किया, खड्डा खुनवा दिया। गड्ढा जब खुनवाया, इधर से सुसीम आता है। सुसीम बोलता है राधा गुप्त अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा हत्या तुम्हारा मृत्यु तय है। तो राधा गुप्त कहता है, चाल खेलता है कि हमको मारकर क्या करोगे, मारना है तो यहाँ आओ। गुस्सा से आता है इस होकर के यहाँ आता है कि ये बोलता है तुमको आज मार देंगे, ये भी बोलता है तुमको मार देंगे। ये बोलता है हिम्मत है तो आओ, ये भी बोलता है हिम्मत है तो आओ। ये तो यहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी छिड़क दिया। ये तेजी से दौड़ा और ये इसको पता था कि इधर गड्ढा है, ये धीरे धीरे दौड़ा। जब ये तेजी से दौड़ा तो आधा सैनिक और वहां पर सुसीम सब गड्ढा में क्या हो गया, गिर गया। तो ऊपर से एक मसाल जलाया अशोक, नीचे कोयला रखवा दिया था, सीधा डाल दिया। सबकी मृत्यु, जो भी सैनिक यहाँ था आत्मसमर्पण कर दिया। और उसी का नाम पड़ा सम्राट अशोक, देवनाम प्रिय, देवनामा प्रियदर्शी, उज्जैन करमोली, चंड अशोक, इसी का नाम। इसीलिए कहा जाता है कि इसने 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, इसका प्रमाण हमको मिलता है सिंहली अभिलेख से। दीप वंश में, सॉरी महाबोधि वंश में भी पता चल रहा है कि इसने 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी पर बैठा। गद्दी पर जब बैठा तो इसका नाम क्या क्या पड़ा। जब अशोक गद्दी पर बैठा तो सम्राट देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी, उज्जैन करमोली, चंड अशोक, अशोक वर्धन और अशोक वर्धन का जो प्रमाण मिलता है हमको कहां से, तो वायु पुराण से। कहां से, वायु पुराण से हमको अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक का नाम मात्र 3 जगह मिलता है, एक मास्की अभिलेख जो कर्नाटक में है, एक गुजरा अभिलेख और एक नैतुर अभिलेख। 3 जगह से हमको पता चलता है अशोक का नाम अशोक। अब ये चंड अशोक क्यों था, बता चुके हैं कि बचपन में ही एक व्यक्ति को 50 टुकड़ा कर दिया, 99 भाई को हत्या कर दिया, गद्दी पर बैठा। अशोक का नाम सिर्फ 3 जगह मिलता है, मास्की कर्नाटक में, गुजरात जो है मध्य प्रदेश में, नैतुर आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर ये अशोक का नाम अशोक 3 जगह मिलता है। वायु पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अब इसका प्रारंभिक जीवन हमको पता कहाँ से चलता है, तो प्रारंभिक जीवन हमको पता चलता है दिव्य वदान से। कहाँ से, दिव्य वदान से हमको पता चलता है अशोक के बारे में, यानी प्रारंभिक जीवन। अब देखो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, अशोक अपने बालकोनी में बैठा हुआ था। एक बौद्ध भिक्षु जा रहा था, बौद्ध भिक्षु जा रहा था। उसको बोला, है इधर कहाँ जा रहा है? बोला महाराज हम यहीं बौद्ध भिक्षु हैं। कौन है, पूरा बायोडाटा दो, पूरा नाम पता बताओ। बोला मेरा नाम निग्रोथ है। क्या बोला, मेरा नाम निग्रोथ है, मेरा नाम निग्रोथ है। बोला नहीं पूरा पता बताओ पूरा। बोला हम सुसीम का पुत्र और आपका भतीजा निग्रोथ है। लोरे हम 98-99 को मार दिए, तू किधर बच गया? तो पता चला ये बौद्ध धर्म अपना लिया, ये निग्रोथ बौद्ध धर्म अपना लिया। बोला अब तो तू मरेगा। अशोक बोलता अब तो तू मरेगा। बोला मरना, जीवन और मृत्यु सब ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारे पास तलवार है तो तुम मार दोगे मुझे, मेरे पास तलवार आ जाएगा तो तुझे मार दूंगा मैं। इस चीज से प्रभावित हुआ अशोक और अपने दरबार में ले गया। बोला जितना भी यहाँ पे मंत्री पद का कुर्सी है, जिस पर तुम बैठेगा वो पद तुम्हारा हो जाएगा। तो निग्रोथ क्या करता है, जाके अशोक के गद्दी पर बैठ जाता है। अब तो सोचेगा कि अशोक इसको मार देगा, लेकिन मारा नहीं, इसके पैर के पास बैठ गया और कुछ छोटा छोटा बात बौद्ध धर्म के बारे में बताने लगा। बताने के बाद जब ये 269 ईसा पूर्व में 4 वर्ष ये संघर्ष किया था अपने गद्दी के लिए, 99 भाई को हत्या करने के लिए 4 वर्ष लग गया था, गृह युद्ध इसे कहते हैं। तो 269 ईसा पूर्व में इसने गद्दी पर बैठा, कौन, अशोक। गद्दी पर बैठने के बाद 261 ईसा पूर्व में ये उस समय कलिंग पर आक्रमण करेगा।
देखो कैसे आक्रमण करेगा। कलिंग पर आक्रमण करेगा 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। अब युद्ध करने का कोई तरीका तो होना चाहिए, कोई मतलब कि वजह नहीं था युद्ध करने का। तो कलिंग के बारे में बता चुके हैं। कलिंग जो है वहां पे दो चीज के लिए भी आई था, एक हाथी के लिए और एक व्यापार के लिए। तो अब कलिंग का उस समय राजा था नंदराज। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। कल अशोक क्या करता है? नंदराज पर आरोप लगाता है युद्ध करने के व्यू से कि तुम्हारे यहाँ से कुछ चोर डकैत आए, मेरे यहाँ से हीरे मोती चुरा के ले गए। तो ये बोला ऐसा बात नहीं है। कौन? नंदराज। बोला अगर ऐसा बात है तो हम आपको सोना चांदी हीरे मोती दे देते हैं। तो अशोक कहता कि नहीं, जो मेरा सोना चांदी था वही हम लेंगे। और इसी वजह से इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया 261 ईसा पूर्व में। जब ये 261 ईसा पूर्व में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, तब जाके कलिंग पर आने के क्रम में अशोक जिधर देखता था उधर लाश, जिधर देखता था उधर खून। उसी समय एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु जा रहे थे जिसका नाम था उपगुप्त। और उसी समय मोगलीपुत्र तिस्स भी जा रहे थे। तब जाके अशोक को शिक्षा प्राप्त हुआ। उपगुप्त ने समझाया कि महाराज जीवन में यही एक उद्देश्य है। बोला चलो पहले हमको समझाओ बुझाओ, ताकि ये चंड अशोक था। इसको समझाते बुझाते समय लगा और उसी समय इसने प्रण ले लिया, क्या हम अब से युद्ध नहीं करेंगे, यानी भेरी घोष के जगह धर्म घोष अपना लिया। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध अब नहीं करेंगे, अब ओनली फॉर क्या करेंगे? धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। अब इसका मेन उद्देश्य यही रहा। कुछ बात है और कहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। झेलम नदी पर, याद रखना है, 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण करता है। वहां का शासक था उस समय नंदराज। कौन था? नंदराज। उसी समय उपगुप्त मिलता है और बौद्ध धर्म का दीक्षा देता है, बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित करके। अब इसका मेन उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। किसका? अशोक का। अब अशोक के बारे में कल्हण की किताब है राजतरंगिणी, वहां से पता चलता है कि ये जो है शिव के उपासक थे। कौन? अशोक शिव के उपासक थे। इसीलिए इसने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की, यानी कश्मीर का इतिहास जो हमको पता चलता है यहीं से, तो श्रीनगर की स्थापना किया था। कौन? अशोक ने। ये बात कहां से पता चलता है? कल्हण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक शिव के उपासक थे, यहीं से पता चलता है। अगला क्वेश्चन आपका कहां से बनेगा, आगे देखते हैं। अब इसके बारे में पता चलता है, इसके पत्नी के बारे में। इसकी पत्नी कितना? एक पत्नी का नाम था देवी और एक पत्नी का नाम था कारुबाकी। देवी का एक पुत्र और एक पुत्री थी। एक का नाम था महेंद्र पुत्र और एक का नाम था संघमित्रा। कारुबाकी के एक पुत्र और एक पुत्री, एक का नाम था तीवर पुत्र का नाम और पुत्री का नाम था चारुमती। देखो 4 पुत्र था अशोक का, महेंद्र, तीवर और एक का नाम था कुणाल, एक का नाम था जालो। गद्दी पर कौन बैठेगा? कुणाल बैठेगा। आगे बताएंगे 4 पुत्र के बारे में। फिलहाल ये भी आई है, इस दृष्टिकोण से बताते हैं कि देवी का एक पुत्र था महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा, कारुबाकी का पुत्र तीवर और एक चारुमती। अब देखो अशोक आता है, अपने बेटा बेटी से पूछता है कि बेटा आजकल क्या चल रहा है? बोला कुछ नहीं पापा। बोला चलो एक काम देते हैं। बोला क्या काम? बोला तुम दोनों श्रीलंका चले जाओ और वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। कारुबाकी की एक पुत्री जिसका नाम था चारुमती,
इसको भी कहाँ भेज देता है? नेपाल। नेपाल का राजा उस समय था देवपाल। नेपाल का राजा उस समय कौन था? देवपाल। अब चारुमती को प्यार हो जाता है किससे? देवपाल से। तो देवपाल से जब प्यार हो जाएगा तो शादी होगा। शादी के क्रम में, शादी जब हो जाएगा तो ये कौन सा धर्म अपनाएगा? बौद्ध धर्म। जब बौद्ध धर्म एक राजा अपनाएगा तो प्रजा क्या अपनाएगा? वो भी बौद्ध धर्म। इसलिए नेपाल में बहुत अधिक मात्रा में उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तब बात करते, 4 पुत्र था इनका। एक का नाम महेंद्र, किसका? अशोक का। एक का नाम तीवर, एक का नाम जालोग और एक का नाम था कुणाल। एक का नाम कुणाल। गद्दी पर कौन बैठेगा? कुणाल बैठेगा। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं शिलालेख, अभिलेख, लघुलेख। शिलालेख, अभिलेख, पहले थोड़ा सा जान ले, क्वेश्चन पास बनता है। अशोक ने अपने अधिकारियों को यह कहा था, आप प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता के समक्ष जाएंगे, यानी जनता के बीच में रहेंगे। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया था कि आप जनता के बीच में जाएंगे, वहां के दुखों के बारे में पूरा का पूरा जानकारी करके आएंगे और वह उसका निराकरण करेंगे। खुद अधिकारियों को बोल दिया 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष में एक बार जाना, और स्वयं ये 10 वर्ष में एक बार। अधिकारी जाएगा कितने वर्ष में एक बार? 5 वर्ष में एक बार जाएगा जनता के पास, जबकि अशोक स्वयं जाएगा 10 वर्ष में एक बार। किसी को डाउट? नो डाउट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 10वें वर्ष कहां गया था? 10वें वर्ष गया था बोध गया। 10वें वर्ष का मतलब समझ सकते हो कि ये जो है जिस समय गद्दी पर बैठा उसके 10वें वर्ष। 10वें वर्ष ये बोध गया गया था। और 20वें वर्ष कहां गया था? लुम्बिनी, जहां पे बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 20वें वर्ष ये गया था लुम्बिनी। 20वें वर्ष लुम्बिनी। जब लुम्बिनी ये पहुंचता है तब यहाँ की जनता ने इसे मतलब अशोक को ये कहता है कि यहाँ पे हम इतना टैक्स यानी कर नहीं दे पाएंगे, राजस्व नहीं दे पाएंगे। तब जाके अशोक ने क्या किया, यहाँ पर लुम्बिनी में कर मुक्त कर दिया और कहा कि पूरे भारत मतलब लुम्बिनी का जो भी क्षेत्र आसपास था वहां से 1/8 कर लिया जाएगा। 1/8 कर लिया जाएगा, जबकि लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। अब देखो इसने 2 चीज बनवाई, एक सांची का स्तूप, एक भरहुत का स्तूप, और एक बनाया सारनाथ पर सारनाथ का स्तंभ। ये भी याद रखना, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। भरहुत का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सारनाथ का स्तंभ किसने लगवाया? अशोक ने। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। अब अगला को देखते हैं आगे क्या होता। लिखने की कला ईरान से सीखा, क्योंकि मेगास्थनीज ने बताया था कि भारतीयों को लिखने के लिए नहीं आता है। तो लिखने की कला फारस ईरान से सीखा अशोक ने। भाषा क्या था? भाषा था प्राकृत। भाषा प्राकृत। लिपि तो 4 था, एक ब्राह्मणी, एक खरोष्टी, एक ग्रीक और एक अरमाइक। 4 लिपि था। तो लिखने की कला हम लोग को कहां से मिला? अशोक के शासनकाल की बात करें तो ईरान से। इसे प्राचीन में फारस कहा जाता था। इसे प्राचीन में फारस कहा जाता था। अब देखो इसका कुछ कलिंग अभिलेख से अशोक के बारे में पता चलता है कि ये अपने प्रजा को संतान के तरह मानता था। कलिंग अभिलेख से तो कुल मिला के 14 अभिलेख है। तो पहला अभिलेख में क्या कहा गया? तो कुल मिला के हम देख लेते हैं कितना अभिलेख है। 14। तो लिखने की कला
और सबसे पहले ये जो लिपि था ब्राह्मणी लिपि, इसी को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसपे ने इसको पढ़ा था। कब? 1837 में, यही ब्राह्मणी लिपि को, जो कि अशोक चंद्रगुप्त के बारे में पता चला। और इसका खोज किया था 1750 में टी फैनथेलर ने। कौन खोज किया? टी फैनथेलर ने सबसे पहले यही इसी का खोज किया था। बाद में 1837 में पढ़ने का जो काम किया वो किया जेम्स प्रिंसपे। अब अभिलेख की बात करते हैं तो 14 शिलालेख था, 13 लघु लेख था, 7 स्तंभ लेख था, 6 लघु स्तंभ लेख था और 3 गुहा अभिलेख था। गुहा का मतलब गुफा का अभिलेख, गुफा का अभिलेख। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ VVI, जैसे 13वें शिलालेख में किसका वर्णन किया गया? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। 14वें शिलालेख में प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए अशोक ने प्रेरित किया। पहला अभिलेख 7वां और 8वां VVI है, लेकिन उतना भी जानकारी नहीं रखना है, बाद में इसका क्लास लेंगे, जब क्लास आएंगे तब। ऐसे बहुत हो गया। पहला अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है और दूसरा अभिलेख में पशु और मनुष्य के लिए मेडिकल चिकित्सा की व्यवस्था किया गया। इतना बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं गांव। 100 गांव का समूह क्या कहलाता है? 200 गांव का समूह क्या कहलाता है? 400 गांव का समूह क्या कहलाता है? 800 गांव का समूह क्या कहलाता है? 100 गांव का समूह क्या कहलाता है? संग्रहण कहलाता है। 200 गांव का समूह क्या कहलाता है? खार्तिक कहलाता है। 400 गांव का समूह क्या कहलाता है? दोरोना मुख कहलाता है। 800 गांव का समूह क्या कहलाता है? स्थानीय कहलाता है। स्थानीय का समूह क्या कहलाता है? आहार। आहार नहीं रहेगा तो विषय। विषय का समूह क्या कहलाता है? प्रांत, जिसे हम राज्य कहते हैं। प्रांत का समूह क्या कहलाता है? साम्राज्य। ये अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं तो आप लोग को कि 100 गांव का समूह संग्रहण कहलाता है, 200 गांव का समूह खार्तिक कहलाता है, 400 गांव का समूह द्रोणा मुख कहलाता है, 800 गांव का समूह स्थानीय कहलाता है, स्थानीय का समूह आहार कहलाता है, विषय का समूह प्रांत कहलाता है और प्रांत का समूह साम्राज्य कहलाता है। अब कुछ बात है गुप्तचर के बारे में कि इसके दरबार में कहा जाता था गुप्तचर जो रहता था वो गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। और ये गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक था संस्था के रूप में और एक था संचार के रूप में। एक संस्था के रूप में और एक संचार के रूप में। तो संस्था के रूप में उसे कहते थे जो एक ही स्थान पर आकर काम करते थे, उसे संस्था कहते थे। गुप्तचर में जो एक स्थान से यानी घूम घूम के भ्रमण करके गुप्तचर करते थे, उसे हम संचार कहते हैं। ये उस समय की बात है। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है कि संस्था उसे कहेंगे उस गुप्तचर को जो एक ही स्थान पर आकर काम करता था। संचार उसे कहेंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके गुप्तचरी करता था, उसे क्या कहेंगे? संचार कहेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं तक। अब इसका ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व कराएंगे और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ मेरा भी मनोबल बढ़ेगा अगर सब्सक्राइब होगा तो। आज का क्लास यहीं तक।